मॉनसून को लेकर बुरी खबर आई है। इस साल मॉनसून पर अल नीनो का साया रहेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इस साल बारिश का अनुमान घटा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से कम बारिश होगी। कितनी होगी बारिश और मॉनसून आखिर कब तक देगा दस्तक, इस बारे में मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा से खास बात की है संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपने दूसरा पूर्वानुमान जारी किया है, किस तरह का इस बार आप देख रहे हैं मानसून? आज जो सेकंड अपडेट जारी किया गया मानसून सीजन का रेनफॉल के बारे में, ये इंडिकेशन है कि समग्र भारतवर्ष के एवरेज रेनफॉल की बात करें तो वो सामान्य से नीचे रह सकता है और क्वांटिटेटिवली लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो 87 सेंटीमीटर है, इसका 90% रेनफॉल होने का संभावना है। देश के विभिन्न प्रांत की बात करें तो साउथ इंडिया का स्पेशली ईस्टर्न हिस्सा के कुछ इलाका और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एडजॉइनिंग एरियाज, इस इलाका में सामान्य और सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकता है और रिमेनिंग एरिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल। और 4 होमोजेनस रीजन की बात करें तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सामान्य वर्षा रहेगा और सेंट्रल और साउथ इंडिया में सामान्य से नीचे और उत्तर पश्चिम भारत में भी सामान्य से नीचे बारिश होगा। और सर, सामान्य से नीचे बारिश रहने का क्या कारण है? क्या एल नीनो है जो मजबूत हो रहा है इसलिए बारिश? एक मेजर रीजन एल नीनो कंडीशन से जो एक्सपेक्टेड है कि कंसेंसस है कि मानसून सीजन के दौरान एल नीनो कंडीशन डेवलप होगा। और एल नीनो कंडीशन जो डेवलप होता है 60 to 70% ईयर्स में अतीत में देखा गया कि वर्षा सामान्य से कम होता है। तो आगे भी चल करके ये मजबूत होगा? कब तक इसको लग रहा है कि आपको अच्छे से इसको देख पाएंगे कि कितना मजबूत रहेगा ये? एल नीनो कंडीशंस अभी जो पूर्वानुमान है डिफरेंट कंट्रीज जो लीड सेंटर है और इंडिया भी पूर्वानुमान करता है, सो जून महीना में वीक एल नीनो कंडीशन शुरू हो सकता है और धीरे धीरे जुलाई अगस्त सितंबर तरफ मॉडरेट एल नीनो कंडीशन डेवलप हो सकता है। और सर, जून में बारिश सामान्य से कम रहेगी? जून में भी जो पूर्वानुमान है बारिश सामान्य से कम रहेगी। और सर, अभी अगर मैं बात करूं मानसून की, तो आपने अनुमान जताया था कि 26 तारीख तक पहुंच जाएगा केरल। अभी क्या स्थिति है उसकी? जैसे हम बोला था ऐसे मानसून आगे बढ़ रहा है। अरेबियन सी का सदर्न पार्ट्स, बे ऑफ बंगाल सदर्न पार्ट्स, ईस्ट सेंट्रल बे का कुछ इलाका, एंटायर अंडमान सी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड से मानसून आ चुके हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगले हफ्ते के अंदर मानसून बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी का और कुछ हिस्सा और एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कुछ इलाके में मानसून आगे बढ़ेगा। कमजोर मॉनसून की आशंका से बाजार में घबराहट देखने को मिली है। आखिरी घंटे में बाजार में जोरदार बिकवाली दिखी है। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स दबाव में नजर आए हैं। कैसे रहा है बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरावट बढ़ी। आईएमडी की उस अनाउंसमेंट के बाद इस साल अनुमान से कम बारिश होने का अनुमान है, जिसकी वजह से बाजार में टेंशन आई और ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन गिरावट आखिरी आधे घंटे में और ज़्यादा हो गई। निफ्टी की बात करें तो 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक यहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ और मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली। तो सारे ही इंडेक्स यहाँ पर गिरावट के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो इकलौता आईटी इंडेक्स ऐसा था जहाँ पर सुबह से ही खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि जो गेन्स है वो सुबह के मुकाबले कम है, लेकिन अकेला आईटी सेक्टर यहां पर आज गेनर्स में रहा। उसके अलावा कहीं भी देख लीजिए, आज एफएमसीजी, ऑटो, रियल्टी, फार्मा, मेटल, पीएसयू बैंक, डिफेंस, हर जगह यहां पर गिरावट नजर आती हुई दिखाई दी। इसके अलावा अगर बात करेंगे निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की, तो यहां पर टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो और एलएनटी जैसे शेयर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर लूजर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने आज बाजार को डिसअपॉइंटमेंट दी। इकलौता आईटी इंडेक्स था जहां से हमें गेंस देखने को मिली और इसके गेनर्स की बात की जाए तो कोफोर्ज 2.5% के मूव्स, टेक महिंद्रा यहाँ पर 2% की तेजी, पर्सिस्टेंट सिस्टम और एलटीआई माइंडट्री यहाँ पर अच्छे खासे गेंस हमें देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। वही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की चर्चा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक ही दिन में क्रूड 2% से ज्यादा लुढ़क गया। ब्रेंट का भाव $91 के नीचे और WTI $88 के नीचे फिसल गया। घरेलू बाजार में MCX क्रूड भी 8,400 रुपए के नीचे आ गया। बीते एक हफ्ते में क्रूड का भाव करीब 12% टूट चुका है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच दोनों देशों ने 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति जताई है। यही नहीं, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने को लेकर भी शुरुआती सहमति बनने की खबर है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस समझौते के मसौदे को अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलनी बाकी है। ट्रंप प्रशासन शुरू से कहता आ रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना इस युद्ध का मुख्य मकसद है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया है कि युद्ध के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय के लिए पीछे धकेलने में सफलता मिली है। हालांकि अंतिम समझौते को लेकर अभी कयासों का दौर लगातार जारी है। If you look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here, we're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में गिव एंड टेक चल रहा है और ईरान बेहद अच्छा नेगोशिएटर है। वहीं एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक ट्रंप ईरान के साथ समझौते को मंजूरी देने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप अभी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहते। ट्रंप चाहते हैं कि अगर ईरान डील पर हस्ताक्षर करे तो बाद में उससे पीछे ना हटे। यह माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर और न्यूक्लियर मुद्दे पर अहम बातचीत जारी है। A deal that wasn't going to be good for us is the line ultimately, because I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate. They're very good negotiators. They're crafty, but in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. Every single one. We take pictures of them. We have people going down taking pictures of hundreds of ships. Their navy is totally gone, 100%. Their air force is totally gone, 100%. Their military, we've sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. अब आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच डील फाइनल स्टेज में है और आने वाले हफ्ते में इस पर दस्तखत हो सकता है। Our current interim trade agreement is on the table for us to finalize, and that will unlock prosperity for both of our countries. Just last week, India had sent a team to Washington, D.C. to finalize the last 1% of that trade deal. Next week, we will welcome a U.S. delegation here to continue those talks. We fully expect that the trade deal will be signed over the next few weeks and months. बढ़ते अगली खबर की ओर। टाटा मोटर्स ने टियागो का ईवी फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के दौरान सीएनबीसी आवाज ने टाटा मोटर्स पीवी के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्र से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि महंगी कमोडिटी का असर अब प्रोडक्ट की कीमतों पर दिख सकता है। मुझे लगता है कि कमोडिटी इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा रही है Q1 में। 12 महीने का मैंने बताया था, करीब 5.5 से 6% कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो क्लियरली ये दिखाता है कि कुछ हद तक इसको हमें मार्केट में पास करना पड़ेगा प्राइस इंक्रीज़ के साथ। कुछ हद तक हमें कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स लेनी पड़ेंगी ताकि हम कस्टमर पर उतना बर्डन नहीं डालें, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग प्राइस इंक्रीज़ मुझे लगता है इमिनेंट है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह समस्या तब तक रहेगी जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी खुद नीट परीक्षा की निगरानी करेंगे। नीट पेपर लीक मामले पर पूरी अपडेट बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। नीट पेपर लीक मामले में जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने पुरानी पेपर लीक मामलों से कोई भी सबक नहीं लिया है, हमारी सिफारिशों का क्या हुआ, आप हमें हलफनामा दायर करके बताइए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है और कुछ सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बावजूद लीक की घटना कैसे हुई, इस मामले में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि सिर्फ जांच की घोषणा करना या कार्रवाई की घोषणा करना काफी नहीं है, हमें युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा कि सरकार इस मामले में काफी कदम उठा रही है और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में काफी तेजी से काम कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इस अब नीट के पेपर की निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ जो सरकार है वो भी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आर्मी जो एयरफोर्स है उसकी मदद लेगी और एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उसके जरिए पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो काफी कम हो जाए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो शिक्षा मंत्रालय है उसको हल्फनामा दायर करने के लिए कहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर करेगा। अहमदाबाद से धोलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी तकनीकी से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है। इस ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। कैसी है ये ट्रेन, इस बारे में पश्चिमी रेलवे के निर्माण विभाग के पीआरओ खेमराज मीना से बात की संवाददाता केतन जोशी ने। मीना साहब से बात करते हैं। सर बताइए, भारत की पहली स्वदेशी हाईटेक रेल की क्या क्या स्पेशलिटी है, कब तक ये योजना पूरी हो जाएगी? देखिए, ये टोटल 134 किलोमीटर जो सरखेज और धोलेरा के बीच में ये प्रोजेक्ट है, सेमी हाई स्पीड डबल लाइन के का प्रोजेक्ट है। ये क्या है कि टोटली स्वदेशी है, पूरी तरह से मेक इन इंडिया है और ये हाल में ही क्या है कि कैबिनेट में ने इसने को मंजूरी दी है और इसका 134 किलोमीटर में तकरीबन 11 रेलवे स्टेशन रहेंगे। इसके अलावा पूरी तरह से ये जो स्पीड होगी इसकी 200 से ऊपर होगी। कितना निवेश इसके ऊपर इनिशियली हमने जाहिर किया है? देखिए, ये टोटल 22,000 करोड़ से ऊपर इसकी स्वीकृति हुई है। इसके अलावा इसको ये जो निर्माण विभाग है पश्चिमी रेलवे का वो इसको करेगा। तो हाल में ही एक मीटिंग भी हुई थी, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई, क्योंकि फर्मों ने अपना जो इच्छुक बिडर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और पूरी चीजें उसमें क्लियर की गई कि किस तरह से इसको क्रियान्वयन करना है। तो इस तरह से और सर ये कब तक पूरी हो जाएगी, लोगों को कब से इसका लाभ मिलेगा? देखिए, अभी तो फिलहाल में इसको क्या है कि 4 साल का इसका टेंटेटिव टाइम रखा है। इसके बाद में इसको देखा जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर है या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर करते हैं तो आपको अब इसके लिए फीस चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान की घोषणा की है। इसमें प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए चार्ज देना होगा। कितना लगेगा चार्ज, इस पूरी डिटेल बता रहे इस पर संवाददाता असीम मनचंदा। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं और मेटा के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए करते हैं तो आपके लिए एक खबर अच्छी नहीं है। कंपनी ने अब अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दी है। इन्हें प्रीमियम प्लस प्लान कहा जा रहा है, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी फीस प्रति महीना चुकानी पड़ सकती है। खासतौर पर अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके लिए 397 रुपये प्रति महीना देने होंगे। इसमें आपको एडवांस ऑडियंस कंट्रोल, स्टोरी काउंट व्यू और कस्टम प्रोफाइल फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही व्हाट्सएप के लिए भी रखा गया, लेकिन उसकी फीस थोड़ी सी कम रखी गई है। इसके लिए आपको 290 रुपये प्रति महीना चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर और कस्टमाइज चैट प्लगइन आपको उसके लिए अंदर दिए जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स मेटा ने अब रोल आउट करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन अगर आप बेसिक इस्तेमाल करते हैं ब्राउज करने के लिए, देखने के लिए, तो आपको इसके लिए कोई भी फीस नहीं चुकानी है। लेकिन जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए हो सकता है कि आगे चल करके अनिवार्य भी कर जाए, क्योंकि उनको इससे ज्यादा व्यूअरशिप भी इसी के थ्रू उनको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो आने वाले दिनों में आपको चल करके इसकी फीस चुकानी पड़ सकती है। मेटा ने अभी इसमें भारत के लिए घोषणा नहीं की कि किस तरह से प्लान होंगे, लेकिन जिस तरह से उसने विदेशों में इस प्लान की घोषणा कर दी है और वहां रोल आउट शुरू हो गया, तो भारत में भी इसकी शुरुआत जल्दी ही हो सकती है। असीम मनचंदा, सीएनबी से आवाज, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे, फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। कर्नाटक के सियासी नाटक का एक अंक तो पूरा हो गया है, लेकिन सिद्धारमैया के आगे के रोल पर सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अटकलें गर्म है कि सिद्धारमैया कांग्रेस की केंद्र की राजनीति में लौट सकते हैं। राहुल गांधी से मिलने के बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले हैं। इस पर पूरी डिटेल समझते हैं अपने सहयोगी अरुण सिंह से। अरुण, बताइए, कर्नाटक की राजनीति में आखिर क्या हलचल हो रही है?
देखिए, सिद्धारमैया 10 जनपद पहुंचे थे जहां पर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी ने गले मिलकर के पद छोड़ने के लिए उनको धन्यवाद दिया है और उनसे कहा है कि आप केंद्र की सियासत में अगर रहें, राज्यसभा आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पार्टी को न सिर्फ कर्नाटक में 2028 में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि 2029 में देश में जब चुनाव होगा तो एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में आपको पूरे देश में पार्टी का नेतृत्व करना है। हालांकि सिद्धारमैया पहले ही कह चुके हैं कि वो कर्नाटक की राजनीति में ही जाना चाहते हैं और वहीं की राजनीति करना चाहते हैं, केंद्र में नहीं आना चाहते। लेकिन फिर भी एक बार कोशिश की जा रही है। उनके बेटे को मंत्री बनाने की बात है और एक प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाला है, क्योंकि डीके शिव कुमार कल शाम को 4 बजे बेंगलोर में जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग है उसमें नेता चुन लिए जाएंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए थे। तो उसको लेकर के भी चर्चा हुई है कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जाहिर सी बात है सिद्धारमैया की राय उसमें काफ़ी अहम साबित होगी। इसके अलावा सिद्धारमैया ने न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात की बल्कि खड़गे से भी मुलाकात की। तो कैबिनेट का किस तरह से स्वरूप होना चाहिए, पुराने जो मंत्री थे सिद्धारमैया के खास थे, वो इस कैबिनेट में भी बने रहेंगे, इस बात को लेकर के चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक की सियासी तस्वीर लगभग साफ है। शाम को शनिवार को बेंगलोर में जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें डीके शिव कुमार को नेता चुना जाएगा। उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ संडे को या फिर मंडे को ले सकते हैं। हालांकि उनके ज्योतिषी ये तय करेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि कर्नाटक का जो मामला था वो लगभग सुलझ गया है और उसमें कोई अब बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं है। जी बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पुणे में जहरीली शराब पीने से 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित इलाकों में छापेमारी तेज करने और गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों पर कड़ी धाराएं लगाने को कहा है। साथ ही आबकारी विभाग को भी जांच में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।